नमस्कार साथियों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में प्राथमिक समूह की चर्चा करेंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको समूह क्या है, सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार के ऊपर विस्तार से चर्चा की। कल हमने प्राथमिक समूह के बारे में विस्तार पूर्वक उसका सामान्य अर्थ, उसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा की। आज हम प्राथमिक समूह की विशेषताओं पे बात करेंगे। जहाँ तक प्राथमिक समूह की विशेषताओं की बात है, मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा तो चार्ल्स कूले ने दी है, लेकिन इसके ऊपर फिर अन्य विद्वानों ने भी इस पर काम किया और इसी संदर्भ में किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है। पहली है शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए डेविस शारीरिक समीपता को बहुत महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकते। व्यक्ति एक दूसरे के निकट होने के साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ बातचीत करने में उनमें विचारों एवं भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान होता है। निकटता संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति, सहयोग पनपते हैं। प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता ही काफ़ी नहीं है, ऐसा फिर विद्वानों ने इसकी आलोचना की और उनका तर्क है कि जैसे एक रेल के डिब्बे में बैठे हुए यात्री या बस में बैठे हुए यात्री शारीरिक रूप से तो काफ़ी निकट हैं, लेकिन उन्हें हम प्राथमिक संबंधी नहीं कह सकते। दूसरी खास बात बताई डेविस ने, समूह का लघु आकार, स्मॉल साइज ऑफ ग्रुप। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता, घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनमें अंतःक्रिया की मात्रा भी कम होगी। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उसका महत्व घट जाता है तथा ऐसा समूह एक औपचारिक संगठन मात्र रह जाता है। तीसरी और खास बात बताई कि संबंधों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। निरंतर व्यवहार से ही व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता का भाव पैदा होता है, जो कि संबंधों की घनिष्ठता के लिए जरूरी है। अब हम प्राथमिक समूह की अन्य आंतरिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें पहली और महत्वपूर्ण है उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं तथा मनोवृत्तियां प्राय समान होती है। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। वे घटनाओं को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दूसरी खास बात है संबंध स्वसाध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन मात्र के रूप में नहीं होते। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना प्राय नहीं रह सकते। इस प्रकार स्पष्ट है, यह संबंध संविदा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावनात्मक एवं अपने आप में पूर्ण होते हैं। अगली खास बात है संबंध व्यक्तिक होते हैं।
मैंने कल भी आपको व्यक्तिक संबंध का अर्थ बताया था, पुनः दोहरा देता हूँ कि व्यक्तिक संबंध वे संबंध होते हैं जहाँ दो इकाइयों के मध्य के संबंध हैं, जहाँ एक इकाई के समाप्त होते ही संबंध स्वयं समाप्त हो जाते हैं या कोई और अन्य इकाई उस संबंध का स्थान नहीं ले पाती। प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले संबंध व्यक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, भाई भाई अथवा भाई बहन में तथा मित्रों में व्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। मित्र अथवा माता पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। किसी की मृत्यु हो जाने पर यह संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संबंधों में एक के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। चौथी और महत्वपूर्ण बात है, संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का केवल एक पहलू ही नहीं आता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ इसमें भाग लेता है। प्राथमिक संबंध में बनने वाले व्यक्ति दीर्घ काल से चले आ रहे परिचय तथा घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे को पूरी तरह जानते हैं। अगला है संबंध का स्वतः विकास। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वाभाविक रूप से बनते हैं। इनके लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। कोई किसी को मित्र बनाने, किसी को प्रेम करने, किसी के प्रति स्नेह अथवा श्रद्धा को बनाए रखने की बाध्यता नहीं कर सकता। अंतिम और खास बात है कि प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारणतः प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंधा रहता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी हो अथवा जिसमें आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना होती हो। प्राथमिक संबंधों के कारण ही परिवार या मित्र समूह अपने सदस्यों के व्यवहार सरलता से नियंत्रित कर पाता है। व्यक्ति राज्य के कानूनों की अवहेलना तो कर सकता है, परंतु अपने प्राथमिक समूह के आदर्श नियमों को नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार प्राथमिक समूह अपने सदस्यों के आचार विचार व्यवहारों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक समूहों का महत्व कि व्यक्ति की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है गुणों का विकास। व्यक्ति के अनुभव तथा समाज के विकास की दृष्टि से प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समूह संपूर्ण मानव जीवन का एक लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। जन्म के पश्चात शिशु अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में परिवार, फिर उसके उपरांत मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह के संपर्क में आता है, जहां वो अपने व्यक्तित्व के अनेक गुणों को विकसित करता है। ये जो परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह, ये अनेक गुणों को उसके व्यक्तित्व में विकसित करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। प्राथमिक समूह का महत्व इस दृष्टि से भी है कि ये अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य भली भांति जानता है कि संकट के समय उसे इसी समूह से सहायता मिल सकती है। तीसरा, मनोरंजन प्रदान करना। प्राथमिक समूह का इस दृष्टि से भी महत्व है कि ये व्यक्ति के सम्मुख ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन हो पाता है। बड़े समूह तथा आज के जटिल समाजों में तो व्यक्ति अपने आप को अपरिचित संसार में पाता है। वहाँ व्यक्ति औपचारिकता के संबंधों में बंधा रहता है और उसका वास्तविक मनोरंजन तो प्राथमिक समूह में ही होता है। अगला है सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान। प्राथमिक समूह सामाजिक नियमों के पालनों में भी अपूर्व योगदान देता है। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से भी ये समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि। प्राथमिक समूह व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाने में अपूर्व योगदान देते हैं। ऐसे समूह में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक दृष्टि से संतुष्टि अनुभव करता है। यहाँ उसकी थकान दूर होती है और वह पहले से अधिक उत्साहवर्धक, ऊर्जावर्धक महसूस करता है।
नेक्स्ट है व्यक्ति एवं समाज के बीच की कड़ी। प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच प्रमुख कड़ी है। यदि यह कहा जाए कि संपूर्ण समाज के विकास का श्रेय प्राथमिक समूहों को ही है तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व निर्माण में योगदान। प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन्म के समय बच्चा एक प्राणी शास्त्रीय इकाई मात्र होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली एवं अन्य प्राथमिक समूह उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। नेक्स्ट है पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों की पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करते हैं और उसके अंदर जो भी लालच, लोभ, स्वार्थ, प्रतिशोध, जो इस तरह की पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उसका मानवीकरण किया जाता है। आंतरिक संतोष प्रदान करना। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग पाया जाता है। पारस्परिक वार्ता, हंसी मजाक, विचार विमर्श, स्नेह, सहयोग आदि के कारण व्यक्ति को प्राथमिक समूह में मानसिक शांति एवं संतोष की प्राप्ति होती है। और अंतिम है संस्कृति का संचार। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को अपनी संस्कृति से परिचित करवाता है तथा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। ये तो हमने बात की प्राथमिक समूह के प्रकारों की, यानी प्राथमिक समूह ने व्यक्ति को, समूह को, राष्ट्र को व्यक्तित्व के विकास में, चरित्र के विकास में क्या क्या योगदान दिए। लेकिन इसके साथ ही प्राथमिक समूह के कुछ अपकार्य, दुष्प्रकार्य या डिस्फंक्शंस भी हैं, उनको हम संक्षिप्त में समझ लें। ये समूह भाई भतीजावाद, पक्षपात, धन के एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी है। सार्वजनिक जीवन में लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन होने का अवसर मिलता है तथा समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि सीमित मात्रा में प्राथमिक समूह की कुछ अतिशयोक्तियां भी है, यानी ये व्यक्तित्व और समाज के विकास में जब अतिवाद आ जाएगा तो ये बाधक हैं। लेकिन अगर हम इसका एक वृहद स्तर पर देखें तो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की दृष्टि से इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम कल द्वितीयक समूह पे चर्चा करेंगे। ये प्राथमिक समूह का हमारा पोर्शन यहाँ खत्म होता है। अब द्वितीयक समूह को हम समझेंगे, उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, फिर उसके बाद में मैं प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर करूंगा और अन्य हमारे बिंदुओं पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक ये मैसेज करें कि वो वीडियोस को देखें, PDF नोट्स को देखें, अपने घर पे नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर पे बैठ के तैयारी करनी है। हमें इस समय का अच्छा उपयोग करना है। इन्हीं सद्भावों के साथ आप सबका धन्यवाद।